अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी वर्क की। वर्क क्या है? इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन फिजिक्स में कहा जाता है कि काम हुआ है व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब एक कुव्वत अमल करती है किस पे? एक जिस्म पे, एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहली चीज है, बॉडी पे अमल करने वाली फोर्स क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस मूव करे, कुछ डिस्टेंस मूव करे। तो ये फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड ए बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। The question arises how much work is done। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, बॉडी पे फोर्स भी लग गई, बॉडी ने फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस भी मूव कर लिया, तो फिर वर्क कितना हुआ, एनर्जी कितनी मुंतकिल हुई? नेचुरली ग्रेटर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। नहीं समझ आ रहा? कुदरती तौर पर या वाज़े तौर पर ये बात नजर आती है कि जितनी फोर्स ज्यादा होगी ऑन द बॉडी एंड लॉन्गर इज द डिस्टेंस, और जितना लंबा, जितना दूर तक बॉडी मूव करेगी, मूव बाय द बॉडी, जितना लंबा डिस्टेंस बॉडी मूव करेगी, जितनी ज्यादा फोर्स बॉडी पे अमल करेगी, लार्जर वुड बी वर्क डन, तो उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा। मैथमेटिकली वर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उसकी सिमत में तय करदा जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? वो वर्क होगा। तो जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो ये है कि फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। The product of force and distance moved in the direction of force is called work done। लिहाजा वर्क की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई वो क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एफएस के बराबर आ जाएगा। सोचो, समटाइम्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव सेम डायरेक्शन। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स उसकी सिमत के साथ कितने का एंगल बना रही है? थीटा। तो फिर आपने क्या करना है? फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ना है, या आपने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्स एक्सिस ले लेना है। तो ऐसा जब आप फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट उसकी सिमत में आएगा और दूसरा उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमने शर्त यही रखी है कि फोर्स याद रखना, फोर्स की सिमत में डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की सिमत में आपने उसको मल्टीप्लाई करके वर्क डन कैलकुलेट करना।
तो क्या कहा जा रहा है, समटाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव सेम डायरेक्शन सच एज शोन इन द फिगर नंबर 6.2। तो F इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज मूव। तो हमने क्या करना, रिजॉल्व कर देना किसको, फोर्स को, इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स Fx एंड Fy। Fx आपको याद है F cos थीटा होता है और Fy बराबर होता है F sin थीटा के। तो इन केस व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल, जब दोनों के सेम ना हो तो फिर देन ओनली x कंपोनेंट, अब हो सकता है y भी हो, x कंपोनेंट Fx पैरेलल टू द सरफेस, समझ आया? तो जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा, सुन रहे हो, पैरेलल टू द सरफेस कॉजेज द बॉडी टू मूव ऑन द सरफेस एंड नॉट द y कंपोनेंट ऑफ y कंपोनेंट उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना लेगा, 90 डिग्री का, और उसकी सिम्प में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, बॉडी उसकी सिम्प में मूव ही नहीं कर रही, तो उसका वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया ना। y कंपोनेंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, सो देयरफॉर y कंपोनेंट का वर्क डन 0 है और टोटल वर्क डन जो करेगा वो x कंपोनेंट करेगा। सो हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क की डेफिनेशन ये कहती है, ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। अब जनाबे अली फोर्स Fx और उसकी सिम्प जो डिस्प्लेसमेंट है वर्क, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है Fx बराबर होता है cos थीटा के, cos थीटा को ऊपर आगे ले जाओ तो W बराबर होगा Fs cos ऑफ थीटा के बराबर होगा। ये आपको बात समझाई गई है कि अगर तो फोर्स आपको पता है कि वो डिस्प्लेसमेंट की सिम्प में है, फिर तो आप दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, तो वर्क डन आ जाएगा। और अगर जनाबे अली फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के सिम्प, अब इस टॉपिक को दिमाग में बिठा लो बस कि दो केसेस आपने पहले वर्क को डिफाइन किया, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी की है, और फिर कहा द फोर्स इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन द फोर्स इज रिजॉल्व्ड इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स Fx एंड Fy, उनको लिख दिया, समझ आ नहीं आया? तो एंड देन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट विल डू द वर्क, ऐसा ही है। So in this case the x component is parallel to the displacement, so therefore x component will do the work by using the definition of work done, W is equal to Fx times displacement that is s। अब Fx क्या था, cos थीटा वैल्यू पुट कर दी उसकी, तो आपका जो वर्क डन आ गया वो Fs cos ऑफ थीटा के बराबर आ गया, प्रॉब्लम किसी को। तो आइंदा जनाब जब भी आप वर्क कैलकुलेट करें आपको कितनी चीजें पता होनी चाहिए, लास्ट फार्मूला देखो, जनरल फार्मूला, कितनी चीजें पता होनी चाहिए। लास्ट फार्मूला अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपको कितनी चीजें पता होनी चाहिए, 1 2 3, थीटा, 3 चीजें पता होनी चाहिए। When you are going to calculate the work, you will have to know about 3 things। पहला फोर्स कितनी लग रही है, दूसरा बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल क्या है। इससे ये बात भी आपको पता चल जाएगी कि वर्क डन कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वर्क डन, कौन कौन से। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह टॉर्क याद है, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, फोर्स, मोमेंटम, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। याद आया, बुला दिया, वो सबक जो मैंने पढ़ाया था भुला दिया, नहीं कदर तुम लोगों को, कसम से बहुत अफसोस होता है यार, नहीं कदर, बिल्कुल फिक्र नहीं है। सर पूछते हैं हमसे पीछे से, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मजे की बात, इसका यूनिट भी क्या आएगा, न्यूटन मीटर, और टॉर्क का भी क्या था, लेकिन इसको हम जूल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। नहीं समझ आया, जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मोमेंट आर्म जो उसके अंदर है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स के सिम्प में है, दोनों में फर्क ये है। समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो जनाबे अली ये आपने जनरलाइज फॉर्म देख ली। अब मैंने ये 3 केसेस तो आपको पढ़ाए हुए हैं, याद है कि मैंने फोर्स एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, याद है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मोशन, ऐसे ही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस बट द डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट या मोशन के ऑपोजिट लगेगी तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा, बट द डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा ही है।
और जब फोर्स वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री के एंगल बना के लगेगी तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है मोशन की वो चेंज हो जाएगी और बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी। प्रॉब्लम किसी को नहीं। यही चीज अभी मैं आपको समझा रहा था कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना लगे, बॉडी इधर को मूव कर रही है ना, तो फोर्स उसके साथ एंगल बनाए थीटा, तो आपने फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, एफ एक्स और एफ। अब बताओ वाई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के सिंपल में या एक्स? एक्स। तो आप एक्स को मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट से तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स तो आपके पास एफ एक्स भी है, वाई भी है, तो जो वर्क डन बाय द वाई कंपोनेंट है अगर मैं उसे कैलकुलेट करूं तो वो क्या आएगा? जरा गौर से देखें, W बराबर आ जाएगा एफ वाई मल्टीप्लाई द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। लेकिन वाई के डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या है? जीरो। बॉडी तो को मूव ही नहीं कर रही इन वाई डायरेक्शन, ऐसा है या नहीं है? उधर को तो बॉडी ने एक जर्रा भी मूव नहीं किया। सो देयरफॉर एफ वाई के सेंस में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सो देयरफॉर वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो जूल हो जाएगा। अब क्योंकि दूसरा देखो ना, दोनों कंपोनेंट्स का वर्क डन कैलकुलेट कर लो। अब एफ वाई के सेंस में तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ये तो 90 डिग्री पे। तो अब देखें एफ एक्स क्या है? वो तो डिस्प्लेसमेंट के सिंप में है। तो अब आपने एफ एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डी से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रॉब्लम भाई बोलो। तो आपको पता है एफ एक्स किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ थीटा के। तो वर्क बराबर आ गया किसके? एफ डी कॉस ऑफ डी इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अब जरा गौर से सुने, अच्छा जी, यहां देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, मैं बाद में आपसे बात कर। इधर आ जाओ। वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या कह रहा है कि वर्क कब होता है? जब बॉडी पे अमल करने वाली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी उसको डिस्प्लेस करे, उसको मूव करवाए, किस में? अपनी ही सिंप में। नहीं समझ आया? वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है और कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? तीन चीजों पे, थीटा पे। तो क्या? द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तीन फैक्टर्स। नहीं, अगर तीसरा नहीं बताना तो आप कहते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थीटा उसी में कवर हो जाए, डायरेक्शन तो बताई ना। तो यूनिट ऑफ वर्क डन क्या है जी? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, कैपिटल जे, ठीक है? बात समझ आई नहीं आई? इट इज डिफाइंड एज। अब 1 जूल वर्क कब होगा? गौर करें, जब किसी बॉडी पे फोर्स कितने न्यूटन की लगे? 1 न्यूटन की, 1 जूल ही निकाल लेना। और डिस्प्लेसमेंट बॉडी उसके सिम में कितना कवर करे? 1 मीटर। तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 1 जूल। तो वर्क डन कब 1 जूल होगा? जब बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स अमल कर उसको अपनी सिम में कितना मूव करवाए? 1 मीटर का डिस्टेंस मूव करवाए। The amount of work is 1 joule and a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force. नहीं समझ आया क्या? कि वर्क डन 1 joule होगा when a force of 1 Newton displaces a body या moves a body. Displaces a when a force of 1 Newton, अगर 1 न्यूटन की फोर्स डिस्प्लेस करे एक बॉडी को थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन, तो तब जो फोर्स का किया हुआ वर्क होगा वो कितना होगा? तब एक बॉडी से 1 जूल एनर्जी दूसरी बॉडी में क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, मुंतकिल हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, बदल नहीं जा। हाँ, हो सकता है बदल भी जाए। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बना लो? हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बना सकते हैं आप लोग। द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its direction. अगर जब एक
न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी को अपनी ही स्ट्रेंथ में कितना डिस्टेंस मूव करवाती है? तो जो फोर्स का वर्क डन होता है वो कितना होता है? 1 जूल। क्लियर हुआ? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces a body or moves a body a distance of 1 meter in its direction and the work done is 1 joule। ठीक है, फिर उस वर्क डन को हम 1 जूल वर्क कहते हैं। तो तस लिहाजा 1 जूल किसके बराबर? 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। ये है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर बराबर होता है 1 जूल के। जूल इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, इट्स बिगर यूनिट्स आर। अब इसका किलो जूल, तो किलो किसके बराबर होता है? 1000 जूल आएगा। ऐसा ही है 10 raised to the power 3। नहीं समझे? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? 1 मेगा जूल, मेगा की वैल्यू क्या है? 10 raised to the power 6, 10 लाख जूल। अभी भी नहीं समझे? बोलो भाई, नहीं आवाज आ रही। क्या समझो? मैंने स्लाइड पे क्या करवाया कि वर्क की कितनी कंडीशंस हैं, वर्क कितने, अब इसको ऐसे ही दिमाग में रख लोगे तो याद रहेगा। वर्क 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट मूव बाय द बॉडी, और नंबर 3 द डायरेक्शन। फिर जी जूल क्या है? द यूनिट ऑफ वर्क डन। जूल क्या होता है? ठीक है, गौर से सुनना। द वर्क, याद रखना, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी and moves it in its direction through a distance of 1 meter, then the work done by the force is 1 joule। So 1 joule is 1 newton multiply meter। joule small unit है और ये बाकी उसके। तो joule की डेफिनेशन दी है आपको, और जनाब आपको फैक्टर्स affecting the work दिए गए। अब जनाब जरा यहाँ से देखें, a girl carries a 10 kg bag। एक बच्ची ने 10 किलोग्राम का एक बस्ता उठाया अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर। सुन रहे हो? सीढ़ियों से ऊपर ले जाने के लिए। अपस्टेयर टू ए हाइट ऑफ 18 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 18 स्टेप्स हैं। ईच 20 सेंटीमीटर, और हर स्टेप की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। हाँ जी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज डन टू कैरी द बैग, और जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सबको पता है बच्चे। अब जरा बात को गौर से सुनते जाइएगा। कितने स्टेप्स थे? 18 स्टेप्स थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लौट आ रहा हूं। अब जनाब ये जमीन है, यहां से चलना शुरू किया। अब बच्चे मुझे ये बताओ, बच्ची ने बैग को ऊपर लेके जाना है, तो बच्ची को फोर्स किधर को लगानी पड़ेगी? ऊपर को। और बैग, जब बच्ची सीढ़ियां चढ़ रही है तो बैग 2 डिस्टेंसेस मूव कर रहा है, एक आगे की सिमत में और एक ऊपर की सिमत में। जब यहां पे बैग पहुंच जाएगा 18वें स्टेप पे, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? तो फोर्स किस सिमत में लग रही है? ऊपर की सिमत में। और कितनी लगाएगी बच्ची बैग को यहां तक ले जाने के लिए? उसके वेट के बराबर। ये फोर्स है जी। और वो क्या होता है हम जी? इतनी फोर्स लग रही है और ये हाइट्स कवर होनी है। अब जरा गौर करें, पहले स्टेप पे कितनी हाइट कवर हुई? इतनी। दूसरे पे कितनी हो गई? पहले में इतनी हुई, दूसरे में। ये वाला हिस्सा काट करना मैं यहां से वहां लेके जा रहा। फिर तीसरे में कितनी हुई? इतनी। बच्ची इतनी ऊपर जा चुकी है। और कितनी आगे जा चुकी है? पहले में इतनी आगे गई, दूसरे में इतनी आगे गई, और तीसरे में इतनी आगे गई। अभी तक इतनी आगे आ चुकी है बच्ची। तो जब बच्ची सीढ़ियों पे चढ़ेगी तो कितने डिस्टेंसेस मूव करेगी? 2, एक आगे की सिमत में और एक ऊपर की सिमत में।
अब इन 18 स्टेप्स में मुझे ये बताएं बच्ची ने ऊपर की सिम्त में कितना डिस्टेंस मूव किया होगा। ये कितनी हाइट्स हैं? 18 ही होंगी या कम होंगी? 18 ही होगी ना। अगर एक स्टेप की हाइट कितनी है x, तो मुझे ये स्टेप कितनी दफा ऐड करना पड़ेगा? 18 टाइम्स मैं इसको ऐड करूंगा। ऐसा ही है। आंसर क्या आ जाएगा? 18 और साथ लिख देंगे x उसके कोफिशिएंट की फॉर्म में। जो टोटल हाइट मूव्ड बाय द बैग है, ये गर्ल है, वो कितनी है? 18 मल्टीप्लाई x मीटर या सेंटीमीटर जो भी डिस्टेंस है, एक स्टेप की हाइट के बराबर जो बॉडी ने डिस्टेंस मूव किया कितना किया? 18 स्टेप्स। तो 18 हाइट्स बॉडी ऊपर चली गई है। ऐसा ही है, ये बॉडी का मूव्ड डिस्टेंस है। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसकी सिम्त में तो फोर्स लग नहीं रही। बॉडी को हमने ऊपर को खींचा हुआ और उसके वेट के बराबर हम फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि हमने उसको ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे बच्चे एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब आपकी फोर्स की सिम्त क्या? ऊपर की सिम्त में। ऐसा ही है। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगी है आपकी? नहीं लगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो, तो वर्क भी क्या हो गया? जीरो हो गया। अब मेरी बात समझे हो क्या नहीं समझे? तो जो टोटल डिस्टेंस मूव बाय द बैग है वो किसके बराबर होगा? गौर से सुन लेना, हर स्टेप की हाइट का 20 सेंटीमीटर। कितनी? तो जनाबे अली जो x आ गया वो कितना आ गया? हर स्टेप की हाइट आपने x ले ली थी तो 20 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा? 18 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। तो 18 दूना 36, 360 सेंटीमीटर की टोटल डिस्टेंस मूव बाय द जो बैग है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो कितना हो गया बच्चे? 360 सेंटीमीटर बैग ऊपर गया। 360 सेंटीमीटर बैग ऊपर गया। और ऊपर की सिम्त में कौन सी फोर्स आप लगा रहे हैं? उसके वेट के बराबर लगा रहे हैं उसे ऊपर ले जाने के लिए। नहीं समझे मेरी बात? तो अब कभी कभी देखें, आपका जो शुरू वाला केस था उसमें बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करती थी, तो आपने कौन सा कंपोनेंट लिया? एक्स कंपोनेंट लिया। अब बॉडी किधर मूव कर रही है? वर्टिकली ऊपर जा रही है। तो अब आपने फोर्स भी वही ली है जो ऊपर की जिम में लग रही है, और वो वेट के बराबर लगानी पड़ेगी आपको। नहीं समझ आया? वर्टिकली आपने ऊपर लेके जाना ना, तो हाइट तो जो डिस्टेंस मूव कर रही है बॉडी वो तो ऊपर की सिम्त में कर रही है, ऊपर जाने, और उसी की सिम्त में आप फोर्स लगा रहे हैं। एक्स एक्सिस की सिम्त में आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लिहाजा एक्स एक्सिस का लॉन्ग वर्क डन क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। The force that is applied by the girl, it is in the vertical direction. So therefore, the total distance moved by the bag will be 18 multiply x, that is 360 centimeters. मसला किसी को? अब वेट क्या होगा? मास क्या था उसका? 10 kg। तो 10 multiply 10 100 न्यूटन। अभी भी नहीं समझे? नहीं समझे? तो ये मैंने यहां पीछे किया वन न्यूमेरिकल। डिस्टेंस कितना हो गया? 18 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। समझ आया? 360 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर था ना, तो 360 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। अब इसको नीचे ले जाओ तो 0.2 प्लेसेस पीछे चले जाएगा, 3.6 मीटर। ठीक है? समझ आया? अब जो फोर्स लग रही है वो वेट के बराबर लग रही है। मास कितना है? 10, और जी कितना है? वो भी 10 है। 10 मल्टीप्लाई 10 100 न्यूटन आ गया। सो वर्क बराबर आ गया F मल्टीप्लाई एस, दैट इज mgh। m कितना है? 100। mg बल्कि फोर्स है ना, तो ये 100 न्यूटन आ चुके हैं। वैसे इसको किया 3.6 हाइट से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट कितना आ गया? 360 जूल्स। मसला समझे? फिलहाल तो आपके पास फोर्स तो आ चुकी थी, आप सीधे वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हाइट। फोर्स वेट के बराबर थी 100 न्यूटन, और हाइट कितने थी? 3.6। जब मल्टीप्लाई करोगे 360 जूल्स, तो 360 जूल्स जो एनर्जी है वो बच्ची के जिस्म से बैग में ट्रांसफर हो गई है, उसको 360 सेंटीमीटर ऊपर ले जाने के लिए। बच्चे की एनर्जी में 360 जूल्स की कमी आएगी और बैग की एनर्जी में 360 जूल्स का इजाफा हो गया। अब अगर वो सीढ़ी से खड़ा होकर बैग नीचे फेंके तो नीचे वाले का काम होगा? नहीं होगा। बैग में एनर्जी स्टोर हो चुकी है, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अभी भी नहीं समझे? तो वो एनर्जी जो बच्ची ने लगाई है बैग में, वो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। मसला किसी को? तो ये इस तरह कैलकुलेट करना है। अब जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में और
जो उसकी डायरेक्शन में फोर्स बैक पे लग रही है वो उसके वेट के बराबर है। और ये लाया है अमल था इस न्यूमेरिकल को करने का। अगर किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, नहीं पूछना, नहीं पूछना, पढ़ पुख्ता हो गए। चलो समझ आ गया। बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया है? 18 स्टेप्स की हाइट के बराबर। तो एक स्टेप की हाइट को 18 से मल्टीप्लाई करना या 18 टाइम्स उसको ऐड कर लेना। 360 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर लिया और बॉडी का जो वेट था उसके बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमारी फोर्स 100 न्यूटन आ गई। अब हमारा जो मूव डिस्टेंस था इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 100 न्यूटन, दैट वाज व्हाट? दैट वाज 3.6 मीटर्स। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट 3.6 जो 360 जूल। ये एक न्यूमेरिकल आपका हो गया 360 जूल। अब ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं क्रेट। क्रेट समझते हो, जिसमें फल फ्रूट नहीं होता। द बार बॉक्स इज मूव बाय पुलिंग द रोप अटैच टू इट। एक रस्सी के जरिए हम उसको खींच रहे हैं। इट मूव्स 10 मीटर ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड बाय ए फोर्स ऑफ कितना? 100 न्यूटन। हाउ मच वर्क विल बी डन? हाउ मच? कितना? अब देखो डिस्टेंस मूव भी बता दी और फोर्स भी बता दी। अब ये कह रहे हैं द रोप इज पैरेलल टू द रोड। अगर रोप जो है वो रोड के पैरेलल हो, किसके? और क्रेट समझते हो? बोलना नहीं है। सब अच्छे। वो क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर आपका क्रेट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहा है, अगर रोप पैरेलल हो डिस्प्लेसमेंट के, तो मुझे ये बताएं दोनों में एंगल कितना होगा। इस सवाल में डाटा लिखते हैं। इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितने डिग्री का? हाँ, कितने डिग्री का? दोनों की डायरेक्शन क्या है? तो फिर एंगल कितने डिग्री का होगा? एंगल नहीं होगा, मतलब कितना होगा? ना होना क्या है? 0 डिग्री। तो थीटा इज 0 डिग्री फॉर दिस फर्स्ट केस। समझ आ गया? हाउ मच वर्क विल बी डन? कितना काम होगा? द रोप इज पैरेलल टू द रोड। कितना काम होगा? अगर रोप पैरेलल तो थीटा बताया आपको, डिस्टेंस 10 मीटर दे दिया आपको, डी कितना? और फोर्स कितनी? 100 न्यूटन। क्लियर हो गया? फोर्स भी दे दिया आपको 100 न्यूटन की। हाउ मच वर्क विल बी डन? द रोप इज पैरेलल टू द रोड। अगर जो रोप है वो रोड के पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन। वर्क बराबर होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस कॉस ऑफ थीटा। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है? तो एफ की क्या वैल्यू थी? 100। डिस्टेंस कितना था? 10। और कॉस ऑफ 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 क्लियर हो गया? 100 मल्टीप्लाई 10 1000 जूल। क्लियर हो गया? तो 1000 जूल वर्क होगा। 1000 जूल एनर्जी मुंतकिल हो जाएगी क्रेट को। इफ द रोप इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रोड। अगर रोड के साथ कितने डिग्री के एंगल बना रही हो? 30 डिग्री। तो अब फॉर द न्यूमेरिकल 2 जो डाटा होगा वो ये होगा कि थीटा इज 30 डिग्री। समझे हो? और फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है? मीटर। तो सॉल्यूशन क्या आ गया? हमें पता है कि वर्क बराबर होता है इसके F मल्टीप्लाई S कॉस ऑफ थीटा। अब फोर्स कितनी है? 100। डिस्टेंस कितना है? 10। कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 0.866। यही है? चेक कर लें, चेक करो।
866 joules या 67 joules अप्रोक्सीमेटली प्रॉब्लम किसी को। सो ये बच्चे आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, वर्क का टॉपिक आपका अब तक पहुंच गया, क्लियर हुआ। अब अगर गौर से सुनना, एक बॉडी है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी फोर्स के सिम्प में मूव करती है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? 0 डिग्री। तो एनर्जी बॉडी को मुंतकिल होगी, वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क क्या होगा? पॉजिटिव वर्क वो होता है जो बॉडी के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करता है। अब अगर बॉडी जो है उसकी मोशन और फोर्स के दरम्यान में एंगल कितने डिग्री का हो? 180 डिग्री का, अपोजिट हो दोनों। तो फिर बेटा जी जो एफ एस कॉज ऑफ थीटा, थीटा कितना है? 180 डिग्री। तो फिर प्लस 180 डिग्री, आंसर कितना आ जाएगा? कॉज ऑफ 180 डिग्री जो है वो बेटा -1 होता है, तो वर्क डन होगा नेगेटिव। समझ आया? अब नेगेटिव वर्क डन क्या कि बॉडी की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बॉडी की एनर्जी में क्या आ जाएगी? जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी मूव कर रही होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री पे, ऐसा ही है। तो बॉडी की एनर्जी जो है वो कम हो रही होती है। देखिए आप बॉल रोल करें तो आस्ता आस्ता बॉल रुक जाती है। तो असल में जो बॉडी है वो मूव तो कर रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के क्या कर रही है? अपोजिट मूव कर रही है। तो अब जो बॉडी की एनर्जी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, बॉडी की एनर्जी में कमी आ रही है। तो ऐसे वर्क को कहते हैं वर्क डन इज नेगेटिव। वो बॉडी जिसकी एनर्जी में कमी आ रही हो उसका वर्क डन नेगेटिव है, और जिसकी एनर्जी में इजाफा हो रहा हो उसका वर्क डन पॉजिटिव। समझ आया? ये है जब थीटा कितना आ जाए 180 डिग्री। और अगर एक बॉडी है उसकी जो मोशन है, जो उसकी स्पीड है, उसकी और फोर्स के दरम्यान एंगल कितने डिग्री का हो? तो फिर देखे एफ एस कॉज ऑफ थीटा क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ 90, कॉज 90 तो 0 होता है, तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा? 0। बात समझे नहीं समझे? तो ये 3 केसेस याद रखने हैं कि जब फोर्स बॉडी की मोशन के सिम्प में लगती है तो बॉडी की मोशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, तो होता नहीं होता? अगर फोर्स मोशन के अपोजिट लगे तो बॉडी की मोशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है, बॉडी की एनर्जी डिक्रीज होती है। आप समझ आया? और जब फोर्स बॉडी की मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो फिर बेटा वर्क डन 0 होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होता है? 0। उसका वेलोसिटी के साथ एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। सेंट्रीपिटल फोर्स 90 डिग्री पे नहीं होती वेलोसिटी के साथ, हाँ? तो फिर बेटा उसका वर्क डन 0 होता है। जब भी फोर्स और वेलोसिटी के दरम्यान में एंगल 90 डिग्री का होगा वर्क डन 0 होगा। वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। बात समझ आई? और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में एंगल 0 होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब यहां से आपको पता चलता है कि हाँ जी देखें ना, जब 90 डिग्री पे फोर्स लगती है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। समझ आया नहीं यार? मैग्नीट्यूड ऑफ, याद रखिएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा वर्क डन पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव है। नहीं समझ आया? और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो वर्क डन 0। तो इसलिए जब फोर्स वेलोसिटी के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वर्क डन 0 होता है। नहीं समझे?